हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज हम क्लोज पैसेज करने जा रहे हैं। बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले हम डायरेक्शंस को पढ़ लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी क्वेश्चन आप करने जा रहे हो एग्जाम का, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, डायरेक्शन पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो डायरेक्शंस में क्या दिया है? 2 words are given in each option and you are required to identify the option in which both the words fit the given blank। क्या कह रहा है कि हमें पैसेज दिख रहा है, ठीक है, क्लोज पैसेज है, वर्ड्स फिल करने हैं। डिफरेंट ये है इसमें कि 2 वर्ड्स दिए हैं, हर ऑप्शन में 2 वर्ड्स दिए हैं। जनरली क्या होता है, क्लोज पैसेज में 1 वर्ड ही दिया होता है, तो 5 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड में फिट करना होता है। बट यहाँ पे एक ऑप्शन में 2-2 वर्ड दिया है, तो हमें देखना है कि कौन से दोनों वर्ड्स ब्लैंक में फिट हो जाएंगे। दोनों वर्ड का ब्लैंक में फिट होना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी क्लोज पैसेज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, तो क्या करते हैं, पहले पैसेज को रीड कर लेते हैं, एक आइडिया मिल जाता है। साथ ही टोन वगैरह जो भी है, जो सेंट्रल आइडिया है, टोन है, ये सब पता चलता है। तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट होगा, किस टोन का वर्ड फिट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक्शन फिट होना है, वो सारा कुछ क्लियर हो जाता है हमें। तो हम सबसे पहले पैसेज को ही पढ़ लेते हैं, देखते क्या लिखा है। Steve Jobs, the co-founder of Apple Computer, was born in February 1954 in Central California to an American mother and Syrian father who gave him up for adoption a week after birth। स्टीव जॉब्स के बारे में है पैसेज। क्या कह रहा है कि जो स्टीव जॉब्स हैं, जो कि को फाउंडर है एप्पल कंप्यूटर के, उनका जन्म फरवरी 1954 में सेंट्रल कैलिफोर्निया में हुआ था। अमेरिकन मदर और सीरियन फादर थे उनके, जिन्होंने स्टीव जॉब्स को अडॉप्शन के लिए दे दिया। मतलब उन्होंने खुद स्टीव जॉब्स को बड़ा नहीं किया, उन्होंने उसको अडॉप्शन पे दे दिया। मतलब कि किसी जाके ऑर्गेनाइजेशन जो अडॉप्टेड बच्चों को लेती है, फिर बाद में दूसरे फैमिलीज पे भेजती है जो उनको अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पे उनको रख दिया। ठीक है, कब रखा? उनके जन्म होने के 1 हफ्ते बाद ही। ही वॉज डैश इन अ ब्लू कॉलर होम जस्ट एज नियर बाई सिलिकन वैली स्टार्टिंग टू। अब इस सेंटेंस में क्या लिखा है कि ही वॉज, मतलब उनका कुछ रिलेशन बताया है ब्लू कॉलर होम से, और ये बताया गया है कि उनके पास में जहाँ उनका घर था, उसके पास में सिलिकन वैली थी, जिसका कुछ हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, एज अ टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में वो कुछ स्टार्ट हो रहा था सिलिकन वैली का। ठीक है, एंड गॉट हिज फर्स्ट जॉब एट द एज ऑफ 12 बाई कॉलिंग हेवलेट पैकर्ड फाउंडर बिल हेवलेट एट हिज होम। और स्टीव जॉब्स को पहला जॉब कब मिला? तो 12 साल के एज पे मिला। और कैसे मिला? तो उन्होंने जो हेवलेट पैकर्ड कंपनी, आपने सुना होगा HP कंप्यूटर्स आते हैं HP के, तो HP कंपनी का ही फुल फॉर्म है हेवलेट पैकर्ड। तो उसके जो फाउंडर थे बिल हेवलेट, उनको उन्होंने कॉल किया घर पे, उनसे बात की, और 12 साल की एज पे उनको उनका पहला जॉब मिला। जॉब्स डैश अ ग्रेड एट स्कूल थैंक्स टू हिज हाई IQ। जॉब्स का फिर यहाँ पे कुछ रिलेशन बताया गया है कि स्कूल में एक ग्रेड है, ग्रेड का मतलब क्लास, तो कुछ क्लास से कुछ रिलेशन है कि क्लास में कुछ अच्छा हुआ क्योंकि उनका हाई IQ था। बट अब बट मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा है, तो यहाँ पे उनके साथ अच्छा हुआ है, तो बट के बाद कुछ नेगेटिव हुआ होगा उनके साथ। वॉज लेटर डैश फॉर अ सीरीज ऑफ प्रैंक्स। अच्छा, उन्होंने कुछ प्रैंक्स किया, सच एज बॉम्ब से रिलेटेड, और स्नेक्स को रिलीज कर, मतलब क्लास में उन्होंने क्लासरूम में स्नेक्स छोड़ दिए, बॉम्ब्स छोड़ दिए, ऐसा प्रैंक किया, तो उनके साथ कुछ नेगेटिव उसका कॉन्सिक्वेंस उनको हुआ। ठीक है, तो ये था पैसेज। अब एक एक करके फिल करते हैं। ठीक है, HP को यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि HP समझ गए होंगे, HP हेवलेट पैकर्ड, उसी को बताने के लिए मैंने किया था। क्या लिखा है कि पहले वाले वर्ड में क्या होगा? तो सबसे पहले ग्रामर देखो, ग्रामर से क्या होगा, कुछ ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर देंगे। ही वॉज डैश इन अ, वॉज डैश इन अ, यहाँ पे वॉज के बाद क्या होगा पता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, ही वॉज डैश, वॉज, व, साथ ही इज, एम, आर के साथ पैसिव स्ट्रक्चर में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये तब होता है जब जो सब्जेक्ट है वो खुद एक्शन नहीं कर रहा होता है, उसके साथ एक्शन हो रहा होता है, वो एक्शन का रिजल्ट उस पर पड़ता है, एक्शन कोई और कर रहा होता है, एजेंट, जिसको हम बाई करके लिखते हैं, बाई दिस। ठीक है, तो क्या होगा? सपोर्टेड, गाइडेड। सपोर्ट करना, गाइड करने का मतलब क्या होता है? किसी को हेल्प करना। ठीक है, सपोर्टेड गाइडेड का अगर बहुत सिंपल मीनिंग में हम देखें तो हेल्प करना ही होता है, तो हेल्प। कन्फाइंड रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कैप्चर कर लेना, किसी को एक जगह पे ही रखना। कन्फाइन करना मतलब उसको बाहर निकलने नहीं देना। ठीक है,
तो कैप्चर्ड लिख सकते हो, ठीक है। रेज्ड ब्रॉट अप का मतलब होता है कि उनको बड़ा किया गया, ठीक है। रेज्ड और ब्रॉट अप का मतलब होता है, जनरली हम यूज करते हैं बच्चों के लिए, कि ही वॉज रेज्ड इन अ कंट्री साइड होम, मतलब उसका वो जो बड़ा हुआ कहाँ हुआ, कंट्री साइड में, घर में हुआ। मतलब कंट्री साइड किसको कहते हैं, विलेज को कहते हैं हम। तो वहाँ के घर में उसका पालन पोषण हुआ। तो पालन पोषण करना किसी बच्चों का, उसको हम कहते हैं रेज्ड करना या ब्रॉट अप करना, ठीक है। ग्रोन अपलिफ्टेड, ग्रोन का मतलब होता है बड़ा करना, अपलिफ्टेड का मतलब होता है किसी को कॉन्फिडेंस देना, किसी को खुश करना, ठीक है। टॉट एजुकेटेड का मतलब होता है किसी को पढ़ाना, ओके। अब कौन सा वर्ड इसमें फिट होने वाला है, तो हम देख रहे हैं कि जो पहला वाला जो पैराग्राफ था उसमें क्या बात हुई थी कि स्टीव जॉब्स के जन्म से रिलेटेड बात हुई थी, कि कैसे उनके जन्म होने के 1 हफ्ते बाद ही उनके पेरेंट्स ने उनको अडॉप्शन पे डाल दिया था। तो अब उससे रिलेटेड ही बात होगी। अडॉप्शन पे डाल दिया तो किसी ने अडॉप्ट किया, ठीक है। अब फिर उनका पालन पोषण कहाँ हुआ, कहाँ पे वो बड़े हुए। तो रेज्ड एंड ब्रॉट अप सही होगा कि ही वॉज रेज्ड या ब्रॉट अप इन अ ब्लू कॉलर होम। एक ब्लू कॉलर होम में उनका वो बड़े हुए, ठीक है। और पास में क्या हो रहा था, सिलिकॉन वैली भी कुछ हो रहा था, तो इसका रेज्ड एंड ब्रॉट अप हो गया, ठीक है। अब देखो हेल्प्ड होगा नहीं, ही वॉज हेल्प्ड इन अ ब्लू कॉलर होम जस्ट एज नियर बाय सिलिकॉन वैली, या सपोर्टेड नहीं होगा क्योंकि बर्थ से रिलेटेड बात हो रही है और ये वर्ड ज़्यादा यहाँ पे एप्रोप्रिएट है। कन्फाइंड रेस्ट्रिक्टेड होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टीव जॉब के बारे में थोड़ी पॉजिटिव बात ही हुई है कि कैसे उनको अडॉप्शन पे डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उनको अडॉप्ट किया गया। वो ऐसे घर में उनका पालन पोषण हुआ जहाँ पे नियर बाय में सिलिकॉन वैली भी हो रहा था कुछ, ठीक है। उनको फिर जॉब मिल गई 12 पे, तो पॉजिटिव बातें हो रही है, तो कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे कि उनको कैद कर दिया गया उस घर में, ठीक है। रेज्ड ब्रॉट अप तो आंसर ही है। ग्रोन अपलिफ्टेड नहीं होगा, ठीक है। ग्रोन क्यों नहीं होगा, ग्रोन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम बोलेंगे ही वॉज ग्रोन, मतलब उसको बड़ा किया जा रहा था, बट इस सेंस में ग्रोन का यूज़ नहीं करते। अगर हम किसी पर्सन को कह रहे हैं कि पर्सन को बड़ा किया जा रहा था, तो हम रेज्ड एंड ब्रॉट अप का यूज़ करते हैं। ग्रोन हम प्लांट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, ट्रीज के लिए करते हैं कि दे वर ग्रोइंग कैरेट्स, ठीक है। या कह सकते हैं बैम्बू इज ग्रोन हियर, ठीक है, तो प्लांट्स के लिए, ठीक है। अपलिफ्टेड भी यहाँ पे सेंस नहीं बना रहा है कि उनको कॉन्फिडेंस या उनको हैप्पीनेस दिया गया, नहीं। यहाँ पे जो आइडिया कंटिन्यू है वो वही है कि बड़ा और उनके बर्थ से रिलेटेड, तो एप्रोप्रिएट वर्ड यही होगा, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर एक वर्ड फिट नहीं हुआ तो दूसरा वर्ड भी फिट नहीं होगा। तो अगर हो सकता है एक वर्ड फिट हो रहा हो, एक वर्ड नहीं फिट हो रहा हो, तो वो ऑप्शन गलत ही होगा। टॉट और एजुकेटेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि वही कॉन्टेक्स्ट है कि उनके बर्थ से रिलेटेड चीज़ें की डिस्कशन हो रही थी, तो ग्रोन और आपका रेज्ड और ब्रॉट अप ज़्यादा एप्रोप्रिएट था, ठीक है। तो सी आंसर है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान में देना यहाँ पे पढ़ सकता है क्लोज पैसेज में, स्पेशली कि आइडिया कैसे फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट आपको पता था कि रेज्ड एंड ब्रॉट अप ही होगा क्योंकि यहाँ पे उनकी बर्थ की बात हुई, तो अर्ली बर्थ, जैसे बर्थ हो उनके 1 वीक के बाद की ही इवेंट की बात हो रही है। तो आगे जब क्लोज पैसेज बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड की ही बात होगी कि उनका जन्म हुआ, फिर वो कैसे बड़े हुए, ठीक है। तो ये रेज्ड एंड ब्रॉट अप बिल्कुल सही था यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, एज नियर बाई सिलिकॉन वैली वॉज स्टार्टिंग टू के बाद क्या आता है, तो टू के बाद आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, इन्फिनेटिव है। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिस ऑप्शन में उसको देख लेते हैं। इन्फर प्रेज्यूम है, मॉडिफाई कॉन्ट्रास्ट है, डिस्गाइज मास्क है, एनालाइज प्रपोज है, ब्लॉसम ब्लूम है, यानी सारे के सारे वर्ड्स आपकी वैसे ही है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। अब हमें कॉन्टेक्स्ट से इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो सिलिकॉन वैली क्या हो रहा होगा, एज अ टेक्नोलॉजी सेंटर, तो टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में सिलिकॉन वैली का क्या हो रहा होगा, तो डेवलपमेंट हो रहा होगा, वो वैसा बन रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा एक टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में, ठीक है। इन्फर प्रेज्यूम का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को समझना, इन्फर करना मतलब कोई चीज़ आपके सामने, आप उससे क्या समझ पा रहे हो, गलत है। मॉडिफाई कॉन्ट्रास्ट होगा नहीं, क्योंकि मॉडिफाई का मतलब होता है स्टार्टिंग टू मॉडिफाई, स्टार्टिंग टू मॉडिफाई नहीं होगा, इसलिए क्योंकि मॉडिफाई एक ऑब्जेक्ट ढूंढता है, मॉडिफाई क्या मॉडिफाई करना है, ठीक है। बट यहाँ पे सिलिकॉन वैली खुद ट्रांसफॉर्म हो रहा है, खुद डेवलप हो रहा है, वो किसी चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर रहा। कॉन्ट्रास्ट होता है डिफर करना, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स नहीं फिट हो पाएंगे,
क्योंकि दोनों अलग अलग मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। डिस्गाइज मास्क का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, हाइड करना। तो स्टार्टिंग टू हाइड, अब यहाँ पे डिस्गाइज या मास्क के बाद भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि हमें ये बताना है कि क्या हाइड करना है, तो ये भी नहीं होगा। एनालाइज करना है, प्रपोज करना, ठीक है। एनालाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ना, देखना, समझने की कोशिश करना। प्रपोज करने का मतलब होता है सजेशन देना। दोनों ही वर्ड यहाँ पे फिट नहीं होंगे कि सिलिकॉन वैली सजेशन दे रहा था या फिर वो एनालाइज कर रहा था, क्योंकि सिलिकॉन वैली एक पूरा एरिया है, वो डेवलप हो सकता है। वो एनालाइज क्या करेगा या सजेशन क्या देगा, वो तो कॉन्टेक्स्ट में नहीं फिट होगा। हाँ, ब्लॉसम ब्लूम का मतलब होता है डेवलप होना, ग्रो करना, डेवलप होना। तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कहना ही चाह रहा है पैसेज हमसे ये कि सिलिकॉन वैली ग्रो कर रहा था, डेवलप हो रहा था, किसके रूप में? टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में। मतलब कि सिलिकॉन वैली में बहुत सारी कंपनियां आ रही थी टेक्नोलॉजी की, बहुत सारे इन्वेंशंस, इनोवेशंस हो रहे थे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी सेंटर के फॉर्म में उसका डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। बी का आंसर है आपका ई। सी में देखते हैं, सी में क्या था? जॉब्स डैश अ ग्रेड एट स्कूल। अब ग्रेड का मतलब क्या होता है? क्लास। तो क्लास को जॉब्स ने क्या किया होगा? क्योंकि उनकी हाई आईक्यू थी, तो हाई आईक्यू है उनकी, तो क्लास को उन्होंने क्या किया होगा? पोस्टेड, स्टेशनड, ठीक है। पोस्ट किया, स्टेशनड किया। देखो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि जॉब्स के बचपन की बात हो रही है, स्टीव जॉब्स के बचपन की बात हो रही है, तो हमें पास्ट टेंस में ही चाहिए वर्ब, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। पोस्टेड स्टेशन का मतलब होता है कि आप कहीं पे पोस्टेड हो, सुना होगा ना कि आप इसकी पोस्टिंग यहाँ पे है। पोस्टेड मतलब कि उनको वहाँ भेजा गया है जॉब के लिए, ठीक है। स्टेशन करने का मतलब भी वही होता है कि उनको वहाँ पे जॉब के लिए एक दूसरी जगह पे भेजा गया है, तो ये गलत है। स्किप किया, जंप किया। अब क्लास को आप स्किप कर सकते हो, जंप कर सकते हो। कैसे? आप क्लास 1 में हो, पर चूंकि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, बहुत ज़्यादा तेज थे, तो आपको क्लास 1 के बाद 2 पढ़ने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि आप केपेबल थे कि आप डायरेक्ट 3rd या 4th पढ़ सकते हो। तो चूंकि इनका हाई आईक्यू था, तो ये केपेबल थे कि 1-2 ग्रेड आगे जाके पढ़ सकते हैं, तो स्किप्ड और जंप्ड आएगा। मिसकंसीव्ड का मतलब होता है गलत समझ लेना, किसी चीज़ को गलत वे में इंटरप्रेट कर लेना, समझ लेना, ठीक है। कन्फाउंड का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना या कंफ्यूज हो जाना, दोनों ही गलत है यहाँ पे। वैलिडिटी, जॉब्स के बाद हमें चाहिए वर्ब पास्ट टेंस की। वैलिडिटी क्या है? नाउन है, जिसका मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। एक्सेप्ट किया, एक ग्रेड, एक क्लास एक्सेप्ट किया, ठीक है, गलत है। इसको ऐसे ही हम कर देते कि ये नाउन है, तो नाउन के होते वे ही ये ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। रिवोक, ट्रांसमिटेड। रिवोक का मतलब होता है कैंसल कर देना, किसी चीज़ को ऑफिशियली कैंसिल कर देना। तो कैंसिल कर दिया क्लास को। अब स्टीव जॉब्स में भी बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू होगा उनका, बट आई डोंट थिंक कि उनके पास इतनी अथॉरिटी दे दी गई थी कि वो क्लास को ही कैंसिल कर देते, तो गलत है। ट्रांसमिट करना मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसमिट करना। तो क्लास को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे, ये भी थोड़ा सा लॉजिकल है, तो गलत है ये भी। हमारा सही क्या है? स्किप्ड या जंप्ड। अब यहाँ पे पता है इंपॉर्टेंट क्या था इसमें? इसमें इंपॉर्टेंट था कि आपको इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग पता हो। स्किप का मतलब क्या होता है? छलांग लगाना। जंप का मतलब भी छलांग लगाना होता है। तो मे बी एक नज़र में आपको ये गलत लगा होगा ऑप्शन, पर जिनको पता है कि स्किप करने का मतलब एक लेवल आगे भी जाना होता है, जंप करने का मतलब एक लेवल आगे भी जाना होता है, उन्होंने ये कर लिया होगा आराम से। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ड्स की हर एक यूजेस को, हर एक मीनिंग का नॉलेज होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर डी में। डी में क्या कह रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव बात हो गई कि जॉब्स ने अपने हाई आईक्यू की हेल्प से एक क्लास स्किप कर दिया, जंप कर दिया, मतलब अपना टाइम बचा लिया, बाकियों से ज़्यादा जल्दी वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर पाएंगे और आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। लेकिन उनको बाद में उन्होंने काफ़ी सारे प्रैंक्स किए, तो इस वजह से उनके साथ क्या हुआ होगा? बट वॉज लेटर क्या हुआ होगा? मिसगाइडेड, हेस्टी। देखो मिसगाइडेड का मतलब होता है कि उनको गलत डायरेक्शन दे दिया गया, किसी ने उनको गलत चीज़ें समझा दी। तो प्रैंक्स की वजह से उनको कोई गलत चीज़ें समझा दी, तो गलत है। दूसरा हेस्टी एडजेक्टिव है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पे वर्ब। क्यों वर्ब चाहिए? क्योंकि यहाँ पे वर्ब आया था, और जो कि बट से है, तो बट क्या करता है? एंड के तरह ही पैरेलल वर्ब की फॉर्म्स लेता है। जैसे एंड के दोनों तरफ सेम वर्ब आते हैं, बट के भी दोनों तरफ सेम वर्ब आते हैं, तो यहाँ भी हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म ही चाहिए, ठीक है। हेस्टी क्या एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है जल्दी, जो कोई चीज़ क्विकली की गई हो, ठीक है। ये क्या एडजेक्टिव है, तो ये गलत हो गया। मिसगाइडेड होगा नहीं। मिसगाइडेड का मतलब क्या होता है कि गलत, किसी को दिशा दे देना, किसी को गलत सीख दे देना, लेसन दे देना गलत, कि वो गलत राह पे चले, तो ये भी गलत है यहाँ पे। रिकॉग्नाइज्ड किया, एक्नॉलेज किया। रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना, किसी चीज़ की सच्चाई को, एग्जिस्टेंस को, कि हाँ वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, उस चीज़ को मान लेना।
ये एक पॉजिटिव वर्ड है, वहाँ पे फिट नहीं होगा कि हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए। मिस इंटरप्रेट किया, फॉल्सिफाइड किया, बट वॉज लेटर मिस इंटरप्रेटेड। देखो हम मिस इंटरप्रेट करना या फॉल्सिफाई करना इन्फॉर्मेशन को करते हैं, मिस इंटरप्रेट करना मतलब कि गलत दिखाना। इन्फॉर्मेशन कुछ थी, हमने उसको चेंज करके गलत दिखा दिया, या फॉल्सिफाई कर दिया, सेम मीनिंग है, गलत दिखा दिया। तो उनको गलत दिखा दिया, गलत इलॉजिकल लग रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन को करते हैं मिस इंटरप्रेट या फॉल्सिफाई, तो ये भी गलत हो गया, ये सब भी गलत है। ही वॉज कोक्स्ड टेम्पटेड। कोक्स्ड का मतलब होता है कि मीठी मीठी बातें कह के अपना काम करवा लिया। टेम्पटेड का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, दोनों ही गलत है, यहाँ पे फिट नहीं होगा। एक्सपेल्ड फिट होगा, एक्सपेल्ड एंड डिबार्ड। क्यों? क्लास से क्या किया जाएगा उनको? अगर प्रैंक कर दिया तो क्लास में क्या किया जाता है? आपको बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है कि आप तुम क्लास में नहीं आओगे, डिबार्ड कर दिया जाता है कि आप तुम स्कूल में नहीं आओगे। तो डिबार्ड और एक्सपेल आपका करेक्ट आंसर था यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ईजी था क्योंकि पूरा स्कूल का ही आपका कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, तो स्कूल से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जैसे क्लास को स्किप करना, क्लास से एक्सपेल हो जाना, वही वाले वर्ड्स यहाँ पे फिट होते हैं, ठीक है। चलो ई में देखते हैं प्रैंक्स कैसे थे। सच एज, अब सच एज के बाद हमेशा या तो सच एज क्या देता है? एग्जाम्पल देता है, और एग्जाम्पल क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो हमें या तो सच एज के बाद नाउन चाहिए होता है, या फिर अगर वर्ब भी है तो आईएनजी फॉर्म में, जेरेंड के फॉर्म में, जो नाउन का काम करती है। तो क्या कर रहे होंगे बॉम्ब को? इमेंसिपेट, लिबरेट का मतलब होता है फ्री कर देना, किसी को आज़ादी दे देना, फ्रीडम दे देना। तो बॉम्ब्स को फ्रीडम दे रहे थे, गलत हो गया। हाँ, बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर रहे थे, डेटोनेट कर रहे थे, फोड़ रहे थे। बॉम्ब्स को बिसीज कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे। मतलब बिसीज या ब्लॉक करने का मतलब होता है घेर लेना, तो बॉम्ब को घेर ले रहे थे, वो गलत है। डिसार्म और मिलिटराइज होगा नहीं क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म नहीं है। हालांकि डिसार्म का मतलब होता है किसी से वेपन्स ले लेना, मिलिटराइज का मतलब होता है वेपन्स दे देना। दोनों ऑपोजिट है, एक का मतलब है डिसार्म का मतलब है वेपन्स किसी से छीन लेना, मिलिटराइज का मतलब है वेपन्स दे देना, ठीक है। इम्प्लांटिंग, इम्बेडिंग। अब देखो इम्प्लांट करने का मतलब होता है किसी के माइंड में कोई आइडिया, कोई बिहेवियर, कोई एटीट्यूड डाल देना, तो वो बात हो नहीं रही है। इम्बेडिंग होगा नहीं क्योंकि एक तो इम्प्लांटिंग ही फिट नहीं होगा, तो इम्बेडिंग भी फिट नहीं होगा। हालांकि इम्बेड करने का मतलब होता है किसी चीज़ में दूसरी चीज़ को डाल देना। जैसे कोई रिंग है, रिंग के ऊपर हमने एक डायमंड डाल दिया, ठीक है, तो मैंने वो डायमंड को रिंग पे इम्बेड कर दिया, ठीक। और हमेशा इसके बाद इन आता है और इनके बाद इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जो यहाँ पे है नहीं वैसे भी। तो आंसर क्या है? एक्सप्लोडिंग और डेटोनेटिंग, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पैसेज पे। सेम ही फॉर्मेट है, एक पैसेज कर लिया, 5 क्वेश्चन हमने। अब दूसरे पैसेज पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सेम इंस्ट्रक्शन है कि 2 वर्ड्स गिवन है हर ऑप्शन में, और हमें क्या करना है? वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें दोनों वर्ड्स फिट हो जाएं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम पैसेज को पढ़ लेंगे। किसके बारे में? तो देख रहे हैं मैकडॉनल्ड्स के बारे में। मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट स्टैंड अमंग अमेरिकन कैपिटलिज्म ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज। मैकडॉनल्ड के जो रेस्टोरेंट हैं वो अमेरिका के कैपिटलिज्म की ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज में आते हैं। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? देखो कैपिटलिज्म एक सिस्टम होता है जहाँ पे जो बिजनेस है, जो प्रोडक्शन है गुड्स का, वो इंडिविजुअल के पास होता है, गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, और वो उसको चलाते हैं प्रॉफिट के लिए। तो मैकडॉनल्ड्स इस प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का एक बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। Starting out with just one burger stall in 1948, the fast food chain's dash on quick service and a standardized menu has helped it to grow to more than 35,000 outlets across the world. स्टार्ट कहाँ से किया था इसने? एक बर्गर के स्टॉल से स्टार्ट होते मैकडॉनल्ड्स 1948 में। और फिर क्या किया इसने? तो यहाँ पे अपॉस्ट्रफी है, तो हमें यहाँ पे नाउन चाहिए होगा क्योंकि पॉजेसिव केस के बाद नाउन, अपॉस्ट्रफी इसके बाद नाउन ही आता है। तो ऑन उसका कुछ था क्विक सर्विस में और एक स्टैंडर्डाइज मेन्यू में जिन्होंने उसको हेल्प किया ग्रो करने में। और एक बर्गर स्टॉल से वो 35,000 आउटलेट्स, दुकान पूरे दुनिया में उन्होंने बना लिए, ठीक है। इट हैज़ बीन प्रॉफिटेबल आफ्टर अ डैश पीरियड इन द अर्ली 2000. द फर्म शेयर प्राइस वेंट फ्रॉम $12 in 2003 टू मोर देन $100 एट द एंड ऑफ 2011. अब क्या बताया जा रहा है कि प्रॉफिटेबल है, मतलब प्रॉफिट बना रही है मैकडॉनल्ड्स आफ्टर यहाँ के पीरियड, मतलब कि कुछ पीरियड चला। कैसा पीरियड चला होगा? टाइम चल रहा होगा कैसा, तो कैसा टाइम चलेगा? यहाँ पे बात हुई है कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो शेयर प्राइस है मैकडॉनल्ड्स का वो बढ़ गया। शेयर प्राइस बढ़ गया मतलब कि पॉजिटिव बात है, शेयर के वैल्यू बढ़ गया मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? हम कैसे बोलेंगे कि ऐसे समय के बाद
शेयर प्राइस उसका बढ़ गया। तो यहाँ पे जो आफ्टर डैश पीरियड इन द अर्ली 2000, मतलब कि पहले सिचुएशन अलग होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है, वो जब बीत गई तो पॉजिटिव आया, ठीक है। तो आफ्टर अ डैश पीरियड इन द अर्ली 2000 में, यानी 2000, 2001, 2002 की बात हो रही है, कुछ पीरियड, कुछ टाइम चल रहा था मैकडॉनल्ड्स का, ख़राब टाइम ही चल रहा था। तो जब वो ख़राब टाइम ख़त्म हुआ तो उसके बाद फर्म का शेयर प्राइस 2003 में बढ़ के इतना हो गया 2011 तक, ठीक है। बट नाउ, अब बट है तो यहाँ पे पॉजिटिव बात की थी तो अगेन हम नेगेटिव पे आएंगे, क्योंकि बट क्या करता है, ऑपोजिट बताता है। तो बट नाउ मैकडॉनल्ड्स हैज़ लॉस्ट इट डैश, मैकडॉनल्ड्स ने अपना कुछ खो दिया है। ग्लोबल सेल्स हैव बीन डैश सिंस एटलीस्ट लास्ट जुलाई, ग्लोबल सेल्स के साथ कुछ हो रहा है तो सेल्स ऊपर जा रहे होंगे या नीचे आ रहे होंगे। अब चूंकि बट लगा हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन है, और उससे पहले सेल्स अच्छे जा रहे थे तो अब सेल्स नीचे जा रहे होंगे, ठीक है, लास्ट जुलाई से ही। व्हेन द कंपनी अनाउंसेस इज एनुअल रिसूट्स ऑन जनवरी 23, जब कंपनी अपना एनुअल रिजल्ट, सॉरी रिसूट्स नहीं है, रिजल्ट्स है, ठीक है, तो रिजल्ट्स जब अनाउंस करेगी तो एनालिस्ट थिंक इट विल डैश इट्स फर्स्ट फुल ईयर फॉल इन लाइक फॉर लाइक रेवेन्यू सिंस 2002। तो एनालिस्ट ये सोच रहे हैं कि कंपनी अपना पहली बार फुल ईयर फॉल यानी कि गिरावट वो बताएगी, ठीक। तो ये था आपका ये पैसेज, ठीक है। यहाँ पे क्या पीरियड है, नाउन है, तो हमें चाहिए एडजेक्टिव, कि नाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। बताएंगे कैसा पीरियड था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था। लॉस्ट, इट्स क्या है, पॉजेसिव केस है, तो फिर यहाँ पे हमें नाउन चाहिए होगा। हैव बीन डैश, ग्लोबल सेल्स हैव बीन डैश, हैव बीन के बाद क्या आ सकता है, या तो एडजेक्टिव आ सकता है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इट विल, अब विल मोडाल वर्ब है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। तो देखते हैं पहले में क्या होगा कि उसने स्टार्ट किया एक बर्गर स्टॉल से 1948 में, और फास्ट फूड चेन्स का क्या हुआ होगा क्विक सर्विस और स्टैंडर्डाइज मेन्यू पे, जिसने उसको हेल्प किया ग्रो करने में। रिलक्टेंस है रेसिस्टेंस, दोनों का मतलब होता है कि कोई चीज़ को मना कर देना करने से, या करने का मन ना होना। तो उनका करने का मन नहीं था क्विक सर्विस में। क्विक सर्विस मतलब जैसे ही कस्टमर आया वैसे ही उसको बर्गर मिल गया। तो जब आप कस्टमर को जैसे ही आया वैसे उसको बर्गर दे दोगे तो आपका तो ग्रो करेगा ना बिजनेस, कि आप तुरंत कर रहे हो। तो क्विक सर्विस पे वो नहीं करना चाह रहे थे, रिलक्टेंस था उनका, रेसिस्टेंस था, और अच्छे से मेन्यू पे, तो ये गलत हो गया। हाँ, एम्फेसिस अटेंशन होगा कि उनका जो फोकस था, एम्फेसिस मतलब फोकस, तो उनका जो फोकस था, जो अटेंशन था, वो किस पे था, वो अब था क्विक सर्विस पे, कि जल्दी जल्दी सर्विस दें, और एक स्टैंडर्डाइज मेन्यू पे। तो जिन्होंने उस कंपनी को हेल्प किया ग्रो करने में। कीननेस और इंटरेस्ट, कि वो कीननेस मतलब उनका एक्साइटमेंट था, इंटरेस्ट वो इस पे काम कर रहे थे, फिट हो सकता है, बट कीननेस के बाद टू आता है, इंटरेस्ट के बाद इन आता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑन है तो फिट नहीं होंगे ग्रामेटिकली। प्रेशर, बर्डन, कि चेंज प्रेशर ऑन क्विक सर्विस या बर्डन ऑन क्विक सर्विस। देखो प्रेशर या बर्डन इस सेंस में हम लोगों पे डालते हैं कि उस पर्सन पे प्रेशर है ऐसा परफॉर्म करने का, उस पर्सन पे बर्डन है कि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। क्विक सर्विस तो एक काइंड ऑफ ये है, एक क्या कहूँ मैं, क्विक सर्विस को एक फीचर है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का, क्यों जल्दी जल्दी काम फीचर जल्दी से सर्विस देते हैं। इस पर आप क्या फीचर पे आप क्या डालोगे, बर्डन या प्रेशर, तो ये गलत हो गया। लायबिलिटी ऑब्लिगेशन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं होगा, ऑब्लिगेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, नहीं, फोकस था उनका क्विक सर्विस पे, ठीक है। तो एम्फेसिस अटेंशन होगा यहाँ पे पहले वाले में, ठीक है। उसके बाद क्या, आफ्टर अ डैश पीरियड इन द अर्ली 2000। अब मैंने बताया था यहाँ पे कि नेगेटिव होगा क्योंकि पहले नेगेटिव वाला पीरियड हुआ, उसके बाद उसके आफ्टर मतलब पहला जो था 2000 में क्या हुआ कि थोड़ा नेगेटिव टाइम चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, जब ये टाइम बीत गया तो उनका ऊपर जाना शुरू हुआ। तो हमें कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो वॉबली स्टिकी का मतलब होता है अनसर्टेन, और ये फिट भी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अनसर्टेन टाइम चल रहा था उस समय, पता नहीं प्रॉफिट होगा या ना होगा, तो एक अनसर्टेन पीरियड चल रहा था। उसके बाद 2000 में क्या था, अनसर्टेन पीरियड चल रहा था, उसके बाद फिर पीरियड बदला, टाइम बदला और सक्सेस देखने को मिला। फर्म स्टेबल नहीं होगा, आफ्टर फर्म्स पीरियड इन द अर्ली 2000 द फर्म शेयर प्राइस वेंट फ्रॉम, तो फर्म है स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है। फोकस कहाँ पे कि पहले नेगेटिव था कुछ टाइम फिर पॉजिटिव होने लग गया, ठीक है। पॉपुलर फेमस भी नहीं होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव वर्ड है,
ठीक है, कि आफ्टर पॉपुलर पीरियड पॉपुलर कैसे हो सकता है या फेमस कैसे हो सकता है उसके कॉन्टेक्स्ट में, मैकडॉनल्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में। मैकडॉनल्ड्स के लिए कोई टाइम अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक है। हिडन सीक्रेटिव नहीं होगा, छुपा हुआ पीरियड। डिमीनिंग का मतलब होता है इंसल्टिंग, तो इंसल्टिंग तो होगा नहीं। और इनफेमस का मतलब होता है कि पॉपुलर लेकिन गलत रीज़न की वजह से, तो ये भी गलत है, ठीक है। हमें कॉन्ट्राडिक्शन चाहिए था, हमें उल्टा चाहिए था उसका, तो वॉबली और शेकी होगा। सी में आते हैं कि अब उसका क्या हुआ, बट पहले शेयर अच्छे जा रहे थे, अच्छे परफॉर्मेंस था, उसके बाद उसने क्या लॉस्ट कर दिया होगा अपना ग्राउंड, लैंड। तो लॉस्ट इट्स ग्राउंड, तो लॉस्ट ग्राउंड का मतलब होता है कि अपनी पॉपुलैरिटी उसने खो दी होगी। तो ग्राउंड फिट हो जाएगा बट लैंड फिट नहीं होगा, लॉस्ट इट्स लैंड उस सेंस में, तो गलत हो गया। वेल्थ और हेरिटेज लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात हो रही है, सेल्स की बात हो रही है। सेल्स किस पे डिपेंड करते हैं कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, अपने काम को कितने अच्छे से कर रही है। अगर कंपनी अपने काम को अच्छे से करेगी तो कस्टमर्स खुश होंगे, कस्टमर्स खुश होंगे तो वापस आते रहेंगे, वापस आते रहेंगे तो सेल्स बढ़ता रहेगा, सेल्स बढ़ेंगे तो शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगी। तो वेल्थ और हेरिटेज नहीं होगा, क्योंकि वेल्थ का मतलब होता है कि उसके पास पैसे कितने थे, तो पैसे हैज़ लॉस्ट इट्स पैसे, तो उस वजह से ग्लोबल सेल्स जा रहा है, ये बना नहीं रहा है कोई वैसा कनेक्शन। दूसरा कि हेरिटेज होता है कि आपका कल्चर, ट्रेडिशन जो आपको बहुत पुराने अपने पूर्वजों से मिलता है, ठीक है, तो ये भी फिट नहीं होगा। हैज़ लॉस्ट इट्स स्किल्स ट्रेनिंग, मैकडॉनल्ड्स को अपनी स्किल्स खो दिया है उसने, हैज़ लॉस्ट इट्स स्किल्स ट्रेनिंग नहीं होगा। फॉरवर्ड ब्लेम भी नहीं होगा। फॉरवर्ड क्या होता है, एक्साइटमेंट होती है, पैशन होता है, मे बी ये फॉरवर्ड फिट हो जाए यहाँ पे कि अपना पैशन खो दिया उसने, जिस पैशन से वो काम करना स्टार्ट किया था उसने, जिसमें उसने एक से यहाँ पे एक स्टॉल से 35,000 आउटलेट्स बना लिए थे, उस पैशन से उसने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से सेल्स जाने लग गए। बट ब्लेम नहीं होगा यहाँ पे, ब्लेम का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी गलत काम को करने की, तो वो यहाँ पे फिट नहीं होगा। सिजल पैशन हो जाएगा, क्योंकि पैशन तो ऐसे ही फिट हो रहा है और सिजल का मतलब भी पैशन ही होता है, दोनों वर्ड का मतलब पैशन है। मैकडॉनल्ड्स ने अपना पैशन खो दिया, काम करने का जो एक्साइटमेंट था वो खो दिया, जिसकी वजह से अच्छे से काम नहीं हुआ और सेल्स डाउन हो गए, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। डी में देखते हैं क्या है, ग्लोबल सेल्स हैव बीन डैश। अब चूंकि नेगेटिव बात हो रही है, मैकडॉनल्ड्स ने अपना पैशन खो दिया तो सेल्स नीचे जा रहे होंगे, कम हो रहे होंगे, तो इंप्रूविंग ग्रोइंग तो होगा नहीं। सेल्स ऊपर जा रहे होंगे, नीचे जा रहे होंगे। डाइंग सेल्स हैव बीन डाइंग, ग्लोबल सेल्स हैव बीन, अच्छा ओके ओके, यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, यहाँ पे एडजेक्टिव भी फिट हो सकता है, ठीक है। तो आईएनजी भी फिट हो जाएगा यहाँ पे कि हैव बीन डैश, ठीक है, जैसे ग्लोबल सेल्स हैव बीन, अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा हाँ, आईएनजी फॉर्म ही होगा यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी, आईएनजी फॉर्म ही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म फिट नहीं होगी इसलिए क्योंकि ग्लोबल सेल्स हैव बीन सिंस, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं फिट होगी इसलिए क्योंकि पैसिव वर्ब स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम आगे पढ़े तो ग्लोबल सेल्स वो चीज़, ग्लोबल सेल्स खुद नीचे या ऊपर जाएगी, उसको कोई ऊपर या नीचे लेके नहीं जाएगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फिट नहीं होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो या तो आईएनजी फॉर्म फिट होगी या फिर एडजेक्टिव फिट होगा। अब एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकता है एडजेक्टिव, तो उस वे में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, एक्शन के वे में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इंप्रूविंग ग्रोइंग होगा नहीं। डाइंग सेल्स डाई कर रहे हैं, चलो एक तरह से ले भी ले कि हाँ मे बी सेल्स को बहुत ही मेटाफोरिकल वे में लिखा जा रहा है यहाँ पे कि सेल्स हैव बीन डाइंग, बट ड्रेडिंग नहीं होगा। ड्रेडिंग का मतलब होता है डरना, तो सेल्स डर रहे हैं नहीं, सेल्स डिक्लाइन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि रिड्यूस होना, दोनों का मतलब होता है रिड्यूस होना, तो ये सही हो जाएगा। सेल्स हैव बीन स्लगिश, अब ये एडजेक्टिव है दोनों, स्लगिश का मतलब होता है कि स्लो है, तो ये हम कह सकते हैं कि सेल्स स्लो हो रहे हैं, उतने जल्दी इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। बट रस्टिक का मतलब होता है रूरल, जो विलेज से कनेक्टेड हो या कंट्री साइड से कनेक्टेड हो, तो वो यहाँ पे फिट ही नहीं होगा। फ्लोइंग का मतलब होता है बहना, बहुत लार्ज अमाउंट में, तो सेल्स बह रहे हैं मतलब बहुत सारे सेल्स आ रहे हैं, तो फिर से पॉजिटिव आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। ड्रेनिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एम्प्टी कर देना, स्पेशली कोई चीज़ भरी हुई थी उसको आपने ड्रेन कर दिया, मतलब वो खाली हो गया, तो वो भी सेंस यहाँ पे नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या था, डिक्लाइनिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, थिंक इट विल, अमास कलेक्ट डिसेंड डिस्प्यूट एंगेज एम्प्लॉय रिवील रिवूड ब्रैग बोस्ट, इसको आप होमवर्क में करना ये वाला, ठीक है, और आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना।
इस सेशन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी डाउट हो आपका, ठीक है, कोई भी सजेशन हो, कोई भी रिकमेंडेशन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है, क्या नाम है, प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीओ क्लर्क, तो ये नाम है ग्रुप का। यहाँ पे भी आप पोस्ट कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्विजेस होते हैं, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, यहाँ पे आपको क्लासेस के सेशंस मिल जाते हैं, यहाँ पे आपका डाउट सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सीए जीए, आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस, आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें, यहाँ पे एग्जाम रेलेवेंट चीज़ें शेयर होती हैं, जैसे आप नोट्स बना सकते हो, कोई भी डाउट आपका एग्जाम से रिलेटेड है वो भी आप पूछ सकते हो, कोई मॉक हमारा दे रहे हो प्रैक्टिस मॉक का या पीडीएफ सॉल्व कर रहे हो, उसमें कोई डाउट आ गया, सारा डाउट आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना है, होमवर्क कर लेना, ठीक है। सेशन ख़त्म करते हैं, हमने थोड़ा सेशन छोटा रखा इसलिए क्योंकि आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट हेल्दी, ठीक है, थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, इसलिए हम सेशन को थोड़ा जल्दी एंड करेंगे। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट रहा हो इस सेशन में, किसी भी दो पैसेज किया हमने, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहा हो तो आप वो स्क्रीनशॉट लेके आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है, या फिर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपका डाउट जब भी मैं ठीक होऊंगा तो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो ये तो ये हो गया, इसका पीडीएफ निकाल लेते हैं हम, किसी को पीडीएफ चाहिए होगी, कोई चाहता है कि वो फिर से सॉल्व करे, तो वो यहाँ पे मांग लेगा ग्रुप वगैरह में या कमेंट सेक्शन में, तो उनको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे आपका क्या अभी क्या चल रहा है इंग्लिश में, आपका कितना इम्प्रूव हो रहा है, स्कोर कैसे आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, किन क्वेश्चन पे दिक्कत हो रही है, ये सब मुझे बताया करिए कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि मैं आपसे कनेक्ट होकर आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकूँ, ठीक। चलो इसको यहाँ पर बंद करते हैं, मेरी बंद क्यों नहीं हुआ, चलो हो गया, ठीक है। जल्दी से एक बार ये देख लेते हैं, सेल चल रही है अभी, एग्जाम प्रेप सेल चल रही है आपकी, कूपन कोड आप ईपीएस लगाओगे तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको मॉक्स लेने हैं, पीडीएफ कोर्स लेना है आपको, वीडियो कोर्स लेना है आपको, तो आप इस कूपन कोड को यूज़ करके आप मॉक्स ले सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ ले सकते हो, अपने डाउट्स कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप वीडियो कोर्स ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है, हमारा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स लाइव टेस्ट फॉर अभी भी लाइव है, आज रात 10 बजे तक रहेगा, ठीक है, February 5 आज रात 10 बजे तक ये लाइव रहेगा। तो जिन्होंने नहीं दिया है लाइव टेस्ट दे लो, क्योंकि काफ़ी बेनिफिट है देने का, रियल एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है, जो फील है वो आपको मिलेगा, साथ ही आपको ये देखने का मौका मिलेगा, ये एनालाइज करने का मौका मिलेगा कि आपका अभी आपने जो मेहनत की है उसका क्या रिज़ल्ट है, आपका परसेंटाइल कहाँ आ रहा है रियल कंपटीशन में, कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे टाइम कम करना है, तो वो आप स्ट्रैटेजीज के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। तो ये वाला देना, नेक्स्ट वीक आएगा वो वाला भी देना। अभी क्लर्क का चल रहा है, जब दूसरा एग्ज़ाम आएगा SBI PO आएगा तो उसका लाइव टेस्ट मिलेगा, फिर RRB फिर उसका मिलेगा, फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम आते जाएंगे आपको टेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देना, बाकी अगर लेना है तो इस कोड का यूज़ करके 25% डिस्काउंट ले सकते हो। तो क्लास में एंड करता हूँ, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करो, हेल्दी रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।